স্বাধীনতা, তুমি আমাদের নিঃশ্বাস, আমাদের কণ্ঠ, আমাদের বিশ্বাস। তোমাকে পেতে আমরা সব দিয়েছি, তোমাকে বাঁচতে আমরা সব দেব। स्वाधीनता तुम कोई मूरत नहीं, ना ही कोई झंडा जो हवा में लहराए। तुम हमारे दिलों की धड़कन हो, हर उस शहीद के खून की बूंद में जो इस माटी के लिए लड़ा। स्वाधीनता तुम हमारी सांस हो, हमारी आवाज, हमारा विश्वास। तुम्हें पाने के लिए हमने सब कुछ दिया और तुम्हें जीने के लिए हम सब कुछ देंगे। यह ऐतिहासिक तस्वीर भारत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह तस्वीर बांग्लादेश बनने की बुनियाद है, साथ ही यह तस्वीर पाकिस्तान के इतिहास पर काला धब्बा भी है। 1971 एक ऐसा साल जब इतिहास ने करवट ली, एक ऐसा साल जब एक मुल्क टूटा और एक नया राष्ट्र जन्मा। यह घटना इतिहास में दर्ज है, बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के रूप में, जिसे अंजाम दिया था मुक्ति वाहिनी ने। आखिर कैसे हुआ मुक्ति वाहिनी का जन्म? क्या थी भारत की भूमिका? भारत के कितने सैनिकों की इस अभियान में शहादत हुई? आखिर कितने रुपए खर्च करने पड़े भारत को? और जानेंगे बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट नियाजी का क्या हुआ। में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उससे पहले पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचकर करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए, खासकर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। भारत के लिए यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि सामरिक चुनौती भी थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया जाए। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ट्रेनिंग कैंप बनाए गए, जहां रॉ ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सिखाई। बांग्लादेश के युवाओं को ऑपरेशन जैकपॉट प्रशिक्षण शिविर में भर्ती किया गया। बांग्लादेश और भारत सरकार ने 2 स्तर के शिविर बनाए। हर शिविर के लिए 1,55,000 रुपए का खर्च भारत ने उठाया। इस तरह कुल 25 शिविर बनाए गए। मुक्ति वाहिनी में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके भर्ती किए गए, जिन्हें 4 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें छोटे हथियार, हल्के स्वचालित हथियार, मोर्टार और विस्फोटक चलाने की ट्रेनिंग शामिल थी। इसके बाद उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। 6 प्रशिक्षण क्षेत्र बनाए गए, जिनका नेतृत्व भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ने किया। मुक्ति वाहिनी में नियमित इकाई को नियमितो वाहिनी और गुरिल्ला इकाई को गणो वाहिनी नाम दिया गया। पूरे बांग्लादेश को 11 सैन्य क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक का एक कमांडर था। गुरिल्ला समूहों को बांग्लादेश में छापेमारी और हमलों के लिए भेजा गया। तब भारत ने इन तैयारियों पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस पूरे घटनाक्रम की धुरी थी। उन्होंने 3 मोर्चों पर काम किया: सैन्य, कूटनीति और मानवीय। सबसे पहले उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी के लिए समय दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की सलाह पर उन्होंने मानसून के बाद युद्ध करने का फैसला लिया, जिसके बाद भारतीय सेना की तैयारी को समय मिला। इंदिरा ने विश्व नेताओं को पत्र लिखे, शरणार्थी संकट और नरसंहार की सच्चाई बताई। अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि ने अमेरिका और चीन के दबाव को बेअसर किया। अब जानिए आखिर मुक्ति वाहिनी बनानी क्यों पड़ी।
बांग्लादेश के 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सत्ता देने से इनकार कर दिया। नतीजा, गुस्सा आंदोलन और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें हजारों बंगालियों का नरसंहार हुआ। इस घटना पर लिखी किताब बांग्लादेश मुक्त युद्ध की कहानियां में दर्ज है कि कैसे पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी जनता पर टूट पड़ी थी। उस समय भारत की सरकार ने कलकत्ते में बांग्लादेश की निर्वासित सरकार का अस्थायी कार्यालय खुलवाया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ बंगालियों ने हथियार उठाए। यहीं से जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। मुक्ति वाहिनी यानी आजादी की सेना, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक, पुलिसकर्मी, आम नागरिक शामिल थे, जिनको नेतृत्व दिया रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी ने। तेरह दिनों के युद्ध के बाद भारत की सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पूरे सैन्य अभियान में भारत के करीब 3600 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल खान नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण दस्तावेज पर भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान की ओर से नियाजी ने हस्ताक्षर किए। लेकिन इसके बाद नियाजी का क्या हुआ? नियाजी को भी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारत का युद्ध बंदी बनाया गया। नियाजी को लगभग 3 साल तक 1971 से अप्रैल 1975 तक भारत में युद्ध बंदी के तौर पर जबलपुर सहित विभिन्न शिविरों में रखा गया। 73 में शिमला समझौते के बाद युद्ध बंदियों की रिहाई शुरू हुई और नियाजी को आखिरी युद्ध बंदी के रूप में 30 अप्रैल 1975 को बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान लौटने पर भी नियाजी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन, तस्करी, सैन्य विफलता के आरोप लगे। उनकी सैन्य सेवा समाप्त कर दी गई। 1970 के दशक में नियाजी ने बेहद कम समय के लिए राजनीति में कदम रखा और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को समर्थन दिया। बाद उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर एक किताब लिखी। 1 फरवरी 2004 को लाहौर में उनका निधन हो गया। आज भी पाकिस्तान में नियाजी शब्द को हार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब फिर लौटते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि इंसानियत, साहस और एकजुटता की मिसाल थी। मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों, भारत की सेना और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मिलकर एक नया राष्ट्र बनाया। लेकिन 1971 में जिस बांग्लादेश ने भारत का हाथ पकड़कर चलना सीखा, आज 2025 में वही बांग्लादेश भारत से हाथ मिलाता तो है, लेकिन तल्खी के साथ। इस बीच पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां भी जगजाहिर हैं। आखिर क्या है इसके कारण? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।
51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।